हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है जो यूजीसी नेट की और एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस अपनी नॉलेज को शेयर करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। बाद में कुछ क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। 3 तरह के डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं। सेकंड होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें लिवरेज डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन का जो लिवरेज डिसीजन है उसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाई गई है। अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो एक फाइनेंस मैनेजर है उसका मेन फोकस इस बात पर होता है कि हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, मीन्स किस परसेंटेज में हम उनका अपनी फर्म में यूज़ करें जिससे जो शेयर होल्डर है कि वेल्थ मैक्सिमम हो सके। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमम करना ही एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब जो शेयर होल्डर है उन्होंने जो शेयर लिए हैं कंपनी के, उनकी मार्केट वैल्यू को मैक्सिमम करना। जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। मीन्स उसके द्वारा जो फंड अरेंज किया गया है उसका वो कैसे यूज़ करे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। जो थर्ड डिसीजन एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा लिया जाता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें 2 पार्ट आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड पॉलिसी। मीन्स इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो फर्म की टोटल अर्निंग है जो कि शेयर होल्डर के लिए है, उसका कितना पार्ट एक फर्म एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखे ताकि फ्यूचर में उसे बाहर से फंड अरेंज ना करना पड़े, और कितना पोर्शन वो एज अ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर पर आते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, पहले भी देख लिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ फर्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, preference shares capital and shareholders fund. In simple term, capital structure is the percentage of long term source of finance. अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक फर्म के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनकी परसेंटेज देखी जाती है कि कितना परसेंट हमारा डेप्ट का होगा, कितना परसेंट इक्विटी से लें, कितना परसेंट प्रेफरेंस का होगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम कैपिटल स्ट्रक्चर सेट करते हैं। अब बात आती है कि एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि ये कंडीशन फुलफिल करे। मींस इट शुड मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमने कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे, जो हमारी कैपिटल की कॉस्ट है उसको कम करे। इट शुड रिड्यूस रिस्क, जो एक फर्म के रिस्क को कम करे। इट शुड गिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे। इट शुड प्रोवाइड रिक्वायर्ड कंट्रोल टू द ओनर एंड इट शुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो एक फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। मीन्स एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट विच कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो फर्म है फर्म के शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी। अब ये वेल्थ क्या होती है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ का मतलब क्या है? मीन्स वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज मेजर्ड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट विच कैन मैक्सिमाइज द मार्केट पर शेयर। इन सिंपल टर्म वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो कंपनी के शेयर लिए गए हैं जैसे, तो उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। आई होप मीनिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।
कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें हमारी हैं नेट इनकम थ्योरी, जो कि डुरांट साहब ने दी है। सेकंड इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जो थ्योरी भी डुरांट साहब ने ही दी है। थर्ड वन इज़ ट्रेडिशनल थ्योरी, जो कि इज़रा सोलोमन और वेस्टन ने दी है। फोर्थ इज़ एमएम थ्योरी, मोदिगलानी एंड मिलर थ्योरी। इन सब थ्योरीज़ की कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं। फर्स्ट है टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें एक होगा डेब्ट, सेकंड होगा हमारा इक्विटी। मींस या तो एक फर्म फाइनेंस को डिबेंचर्स के द्वारा ले सकती है या वो अपना फाइनेंस इक्विटी के थ्रू अरेंज कर सकती है। सेकंड अजम्पशन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मींस जो हमारा डेब्ट है उसको अरेंज करने की कॉस्ट कम आती है, जबकि जो हमारा इक्विटी है वो एक महंगा सोर्स माना गया है। थर्ड और लास्ट अजम्पशन जो ली गई है वो है कॉर्पोरेट टैक्स इज जीरो। बस सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट थ्योरी है हमारी मोदिगलानी एंड मिलर थ्योरी, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को कंसीडर किया गया है। तो अब हम अपनी थ्योरीज पर आते हैं, उनको समझते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी नेट इनकम थ्योरी, जो कि किन्होंने दी है? डुरांट साहब ने दी है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है जी। इस पे हम क्या लेंगे? डेब्ट और इक्विटी का पार्ट कि कितना हम फर्म में यूज़ करेंगे। इस पे हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो नेट इनकम जो हमारी थ्योरी है वो क्या बोलती है कि आप फर्म में कितना भी डेट यूज़ करें, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। ठीक है, इतना करे इतना करे कितना भी करे। और जो हमारा इक्विटी है उसकी कॉस्ट भी सेम ही रहेगी। ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी। मतलब एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ डेट सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज क्यों होगी? इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है। डुरांट साहब का मानना है कि हम जैसे जैसे डेट इंक्रीज करते हैं, जो कि एक चीपर सोर्स है, तो वैसे वैसे जो है इक्विटी कम होती जाएगी, और जो डेट है वो चीपर सोर्स है, तो उसके यूज से हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। मींस जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है उसका ये मानना है कि जो डेट है, जो कि एक चीपर सोर्स है, का हम जैसे जैसे यूज ज़्यादा करते जाएंगे तो इक्विटी वालों के मन में कोई रिस्क नहीं बढ़ता। और सेकंड क्या फ़ायदा होता है कि हम डेट का ज़्यादा, जो कि एक सस्ता सोर्स है, का यूज ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगी। आई होप मीनिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जो कि डुरांट साहब ने ही दी है। इसमें क्या माना गया है कि कॉस्ट ऑफ डेट तो सेम ही रहेगी, ठीक है, बट जो है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती जाएगी, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। ठीक है जी, मतलब वो डिक्रीज नहीं होगी। इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है कि जैसे जैसे हम डेट अपनी फर्म में ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे, अगर अपनी फर्म में डेट ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के मन में रिस्क अराइज होगा। रिस्क होगा कि हमारा पैसा तो डेट के, मतलब जो डेट लिया है उसके इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए वो ज़्यादा अर्निंग की डिमांड करते हैं, होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है, डिक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी, जो कि किन्होंने दी है? सोलोमन साहब ने दी है। उनका मानना है, उन्होंने इसकी 3 स्टेज दी हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या बोला है? नेट इनकम थ्योरी की तरह कि हम डेट का तो सेम यूज़ है, बट इक्विटी का जो है कि इक्विटी वालों के मन में रिस्क अराइज नहीं होता, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, बिकॉज हम डेट जो कि एक चीपर सोर्स है का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे ही
सेकंड स्टेज में एंट्री होती है तो डेट के ज़्यादा यूज से इक्विटी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है। अब थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो डेट है, डेट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बैंक के या अदर्स से जब भी हम लोन लेते हैं, ज़्यादा जब हमारे पास डेट होने लगता है तो बैंक वालों को भी डर लगने लगता है, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन देते हैं। तो इस वजह से थर्ड स्टेज में जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इंक्रीज हो ही रही है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है MM थ्योरी, मीन्स मोदीगिलानी एंड मिलर थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि जो हमारी फर्म है, फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो किन पर डिपेंड होती है, वो दो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होती है कि फर्म अनलीवर्ड है या फर्म लीवर्ड है। अनलीवर्ड और लीवर्ड मीन्स अगर फर्म डेट यूज़ नहीं करती, मीन्स 0% डेट, तो वो फर्म है अनलीवर्ड। अगर तो फर्म डेट यूज़ करती है तो वो फर्म कौन सी होती है, लीवर्ड फर्म। तो जो अनलीवर्ड फर्म है, अनलीवर्ड फर्म की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, EBIT। इसका कॉन्सेप्ट हमने लीवरेज में बड़े अच्छे से किया है, वहाँ से देखना, 1 माइनस टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड जो लीवर्ड फर्म है, लीवर्ड फर्म की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेब्ट इनटू टैक्स, जो हमने डिबेंचर पर टैक्स सेव किया है, जिसे हम टैक्स सील्ड भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो एक बार समझ लेते हैं कि EBIT कैसे निकालते हैं। इन शॉर्ट, सबसे पहले हमारे पास सेल्स होती है, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो फर्म के पास आता है कंट्रीब्यूशन। जब कंट्रीब्यूशन में से एक फर्म अपने फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करती है तो जो हमारे पास बचता है वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी। इसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके बाद जो EBIT में से एक फर्म इंटरेस्ट देती है जो डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब वो फर्म टैक्स की पेमेंट कर देती है तो बचती है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बचती है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और उसके बाद जो अर्निंग अवेलेबल है वो हमारी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है जी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो एक शेयर की वैल्यू निकल कर आ जाती है, जिसे हम EPS बोलते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आज के हम अपने MCQ पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी पढ़ा था, कैपिटल एसेट एंड कैपिटल लाइबिलिटी, नहीं, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी गलत है। डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल स्ट्रक्चर को हम दूसरा इसका क्या नाम था, फाइनेंशियल लिवरेज। ये हमने लिवरेज के टॉपिक में कवर किया था, वहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 इज द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट द। जो टैक्स की रेट है वो किसको अफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को, या ऑल ऑफ द अबव को। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देंगे, बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। कैसे, अभी ऊपर एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट लेस करने के बाद ही तो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो कैपिटल है उसको देते हैं, तो ये रिटेन्ड अर्निंग को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स होल्डर को, सभी को अफेक्ट करती है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। A इज ensuring फाइनेंशियल डिसीजन इन द फर्म, B इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, C इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, D इज ऑल ऑफ द अबव। तो इन्होंने जी बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछा है, वैसे तो सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव देखें तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। ऑप्शन A इज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, गलत है।
बी इज़ लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, ठीक है। सी इज़ ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डी इज़ ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसमें हमारा क्या आएगा, ये शायद गलती हो गई है, तो बी एंड सी बोथ हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक सेकेंड, सिक्योरिटी इज नोन एज द वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। कौन सी है जी वेरिएबल? सबको पता है, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है इक्विटी शेयर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द अर्निंग आफ्टर टैक्स। डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द अर्निंग आफ्टर टैक्स। वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर बी, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ अ फर्म। आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ अ कंपनी इशू अ बोनस शेयर द डेट इक्विटी रेशियो इज, तो उससे क्या होगी? इम्प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ओनर्स कैपिटल इज, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।